आप सबका स्वागत है। आज मदद करने के लिए अरिहंत कैपिटल मार्केट्स के आशीष महेश्वरी साहब जुड़े, उनसे रूबरू कराऊंगा, बातचीत की शुरुआत करूंगा। उससे पहले आपकी स्क्रीन पर टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडीज आ जाएंगे। प्लीज रीच आउट करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की क्वेरीज हम सॉल्व कर पाए। ये है तरह तरह के तरीके हमसे रीच आउट करने के। मैं जल्दी जल्दी आगे इसलिए बढ़ रहा हूं क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD की ऑल इंपॉर्टेंट मॉनसून के पूर्वानुमान पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। 12:30 बजे का समय दिया गया है। कल आपको याद होगा प्राइवेट एजेंसी स्काईमेट ने जो अपना अनुमान रखा है लॉन्ग पीरियड एवरेज का, जून से लेकर सितंबर की जो कुल रेनफॉल होती है उस लॉन्ग पीरियड एवरेज का 94% बिलो नॉर्मल मॉनसून होंगे। अल नीनो का इंपैक्ट होगा इस बार। तो अब IMD जो सरकारी एजेंसी जिसको सब पैनी नजर से देखते हैं, आज उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानने की जरूरत होगी क्या लाइकलीहुड है बिलो नॉर्मल का, और IMD दरअसल क्या मानता है। बिलो नॉर्मल मतलब क्या, स्पैन कहां रहेगा, बारिश कहां ज्यादा कम हो सकती है, और सारी डिटेलिंग शायद आज होती हुई नजर आए। तो वो विजुअल्स आ रहे थे वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के। कुछ ही देर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी, तब सीधे रुक करूंगा एक बार वहां पे समझने के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलिए इस बीच एक काम करूं, IMD की प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी भी शुरू हो जाएगी तो सवाल जवाब का सिलसिला अप फ्रंट शुरू कर देता हूं। मार्केट साहब, डायरेक्टर साहब खुद ही दिखाते रहिए स्क्रीन पे। हरे निशान पे हैं हम। ये 7वां स्ट्रेट सेटिंग सेशन है टचवुड, जब हम मजबूत हैं। इन ग्रीन है, ऑफ डेज हाई से कल की तरह वो कहानी अपनी जगह, लेकिन आज हमें जाना है मोरबी, आज हमें जाना है जालना और सूरत। सब लोग स्क्रीन पे जुड़ते हुए आपको नजर आएंगे। आप सबका स्वागत है, सबको गुड आफ्टरनून। मोरबी से कविता मोदानी जी स्क्रीन पर। कविता मैम हाय, गुड आफ्टरनून। कविता मैम, पहली क्वेरी कौन सी आपकी और कब से शेयर बाजार से जुड़े हो कविता मैम? सर, मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगी कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं अमिताभ की इतनी फैन नहीं हूँ, पर आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। जब मेरी सुबह है ना आपके टीवी चैनल से ही होती है। वाह, तो 2 दिन आप छुट्टी पे चले गए तो ऐसा लग रहा था कि घर में कोई नहीं है। हाँ, मुझे भी मिस हो रहा था, अब मुझे पता चला मैं आपको मिस कर रहा था कविता मैम। थैंक यू, थैंक यू काइंड वर्ड्स के लिए। कविता मैम, कितना समय होगा इक्विटी से जुड़े हुए? सर मेरे को 2 साल हो गए इक्विटी मार्केट से जुड़े हुए। हाँ। उससे पहले मैं टीचर थी मोरबी में। ओके, और इक्विटी से 2 साल से कैसे कर रहे हो? खुद ने अपनी सेल्फ स्टडी शुरू कर दी है मैम, या अभी कोई और रेफरेंस पॉइंट? मेरे हस्बैंड और मेरे ब्रदर सब शेयर मार्केट में ही है, तो मैं बहुत सालों से सुनती आई थी। बट अभी मैंने स्कूल छोड़ के और फुल टाइम इसके अंदर मैंने इक्विटी में अभी चालू किया है। और थोड़ा आप लोगों का जो सुबह सुबह जो आप एक्सपर्ट राय देते हैं वो थोड़ा सुनती हूँ मैं, और थोड़ा मैं वीडियोस देखती हूँ, एनालिसिस करती हूँ, तो वैसा है सर। परफेक्ट है। तो मतलब आप खुद की सेल्फ स्टडी भी और घर पे भी सपोर्टिव लोग हैं जो ऑलरेडी इक्विटीज को बड़े लंबे अरसे से ट्रैक कर रहे हैं। परफेक्ट है। कविता मैम, पहली क्वेरी कौन सी? सर मेरी पहली क्वेरीज है BSC। सर ये जब चलता था तो बहुत चलता था, जब ये स्प्लिट नहीं हुआ था, और मैंने उसको 800 पे खरीद लिया था, पर वो अभी मेरे पास उसकी 100 शेयर्स है BSC के। मैं BSC की क्वेरी पे आता हूं, प्लीज जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का रुख करिएगा मैम, उसके बाद क्वेरी सॉल्व करते हैं। We have with us Secretary Ministry of Earth Sciences Dr. M. Ravichandran ji, and we have also with us Director General IMD Dr. Mrityunjay Mahapatra ji. To start with, Secretary will give the opening remarks. After that, Dr. Mahapatra will give you a presentation, and then we will throw open flow for question answer. Please, Secretary sir. Thank you. Very good afternoon to all of you. Thank you for coming. And first of all, I want to tell about this year long-range forecast for the monsoon season as a whole for June to September. I think before making what is the forecast, you all know that we usually give 5 categories of monsoon, how it will be. One is excess, then above normal, normal, below normal, and maybe the deficient. It is a drought condition like that. So now I think this is very important, the 5 category, in which category this monsoon will be. That is the main agenda, what we are going to tell. It is very broad objective about the overall India.
As you all know that we have roughly about 87 centimeter rainfall all over India, 87 centimeter during this 4 months period. Now, out of this 87 centimeter, it is 100% means 87%. So this year, we look at it both the statistical and dynamical model. From that, what are the probabilities or what are the quantitative forecast for this year, which will be in June to September. So we come out with the statistics, and we result is about 96% of 87 centimeter will be there. Roughly about 83.5 centimeter rainfall will occur during June to September. So that's a first message. Of course, it contains, there are many factors why it is and other things. Some details will be given by in the presentation, but this 83.5 centimeter rainfall is coming under the normal category. I am again repeating, out of 5 category, normal category, and it is roughly about what is called range and other things he will explain in detail. So I want to say once again that is a normal monsoon this year is expected. So I will request my colleague Dr. Mahapatra to give a detailed presentation. Afterwards we can listen your question and answer, we can discuss. Thank you. Thank you. Sir, thank you, sir. I once again welcome all our colleagues from press and electronic media for this press conference on long-range forecast for the southwest monsoon seasonal rainfall during 2023. Next slide, please. As Secretary Minister of Earth Sciences has already informed you, quantitatively, the southwest monsoon seasonal rainfall during June to September 2023 for the country as a whole is likely to be 96% of the long period average, with a model error of plus minus 5%. When I say 96%, it comes under the normal rainfall category for the country as a whole. If you look at various categories, if the seasonal rainfall is more than 110%, it is called as excess rainfall. If it is 105 to 110%, it is called as above normal rainfall. If it is 96 to 104% of the long period average, it is called as normal rainfall. And 90 to 95% of the long period average is called as below normal rainfall. And less than 90% of the long period average is called as the deficient rainfall. The long period average rainfall for the country as a whole is calculated based on data of 1971 to 2020, and it comes out. ओके आईएमडी की तरफ से आता हुआ बयान, इस साल नॉर्मल मॉनसून एक्सपेक्ट करें। अब बेसिकली कहा क्या, मॉनसून पीरियड होता है जून से सितंबर, इस बीच होती है 87 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल देश भर में। लॉन्ग पीरियड एवरेज है 87 सेंटीमीटर्स का, पर इस बार 83.5 सेंटीमीटर्स होगी, यानी कि उस औसत का 96%, और प्लस माइनस 4% नॉर्मल की कैटेगरी में आता है। इसीलिए नॉर्मल मॉनसून इस बार होगा, स्लाइटली ऑन द लोअर साइड, बट ऑब्वियस 96% की बात हो रही है एलपीए की। कल स्काईमेट ने कहा था बिलो नॉर्मल, क्योंकि उनका एवरेज कह रहा था 94% एलपीए, तो वो बिलो नॉर्मल थे 94% पे। आईएमडी आज कह रहा है 96% बारिश होगी इस देश में। चलिए, थोड़ी ठंडी रहेगी, लेकिन होपफुली प्लस माइनस 4%, यानी कि नॉर्मल की कैटेगरी में ही फॉल करेगी। खैर, ये अच्छा वेलकम सरप्राइज, नहीं तो वो बिलो नॉर्मल अगर ये भी बोल देते तो फिर कंफर्मेशन की तरफ बढ़ जाते हम लोग कि इस बार मॉनसून डेफिसिट ही रहने वाला है। अब इंडिकेशन है नॉर्मल के। बीएससी का सवाल था, कविता मोदानी जी का सवाल प्लीज खींच के लेकर आइएगा। मेरे ख्याल से 800 पे लिया था मैम ने, स्टॉक दीजिए स्क्रीन पे। और कविता जी, लॉन्ग टर्म के लिए लिया था या ट्रेडिंग वेडिंग का मन था, फंस गया मामला? ट्रेडिंग में लिए थे जो भी शेयर्स की क्वेरीज है, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए हो गए, क्योंकि अभी मेरे को लॉस तो करना नहीं है, तो इसीलिए क्वेरी पूछ रही थी। ठीक, ट्रेडिंग के लिए लिए थे आशीष जी। उस टाइम पे बड़ा यूफोरिया था इस तरह की सारी यूनिक स्टोरीज, मोनोपोली स्टोरीज को लेकर। वो यूफोरिया फेड डाउन हो गया, अब मैं लॉस में निकलना नहीं चाहती, लॉन्ग टर्म के लिए रख लेती हूँ। आप तो ये बताओ, ये पोजीशन मुझे मुनाफे में निकलवाएगी या नहीं निकलवाएगी? 350 350 रुपए पर शेयर लॉस हो रहा है। काफी सारे रिटेल जो निवेशक हैं वो ट्रैप हो गए हैं बीएसई, सीएडीसीएल जैसे स्टॉक में। आईएक्स
IEX, जब यूफोरिया बना था कि एक्सचेंजेस की मोनोपोली बिजनेस है और रिटेल का जो पार्टिसिपेशन डे बाय डे बढ़ रहा है। बट अब क्या हुआ है कि जो कोविड का जो एक फेज था, जब हमने इसके पीक देखे, उसके बाद से गिरावट आई है इन स्टॉक्स में। अब रीजन ये है कि जो ट्रेडिंग वॉल्यूम धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। जो आप जब घर पे बैठे रहते थे और सिर्फ दिन भर आप ट्रेडिंग करते थे, उसके बजाय अब आप ऑफिस जा रहे हैं सारे लोग, तो जो डे ट्रेडिंग का एक माहौल बन गया था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। इसके अलावा पिछले 6 महीने में हमने देखा कि बहुत सारे रिटेल ट्रेड जो इन्वेस्टर्स थे, जो ट्रेडर बन गए थे, वो बाजार से बाहर चले गए, तो जिसका भी खामियाजा कम वॉल्यूम में देखने को मिल रहा है। तो जो एक्सचेंजेस में क्या, यदि वॉल्यूम कम होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, तो वही BSE के स्टॉक में प्रॉब्लम है। तो मेरी तो इनफैक्ट सलाह रहेगी मैम कि इस स्टॉक से आप निकल जाए। और मैं आपको दूसरा स्टॉक सजेस्ट करता हूँ जो कैपिटल गुड सेक्टर से रहेगा, वो रहेगा एलिकॉन इंजीनियरिंग, जो आपके वहाँ गुजरात की कंपनी है, विद्या विहार की, और काफ़ी अच्छा उसका परफॉर्मेंस भी रहा है पिछले कुछ क्वार्टर्स में। 25 अप्रैल को कंपनी के काफ़ी बेहतरीन नतीजे भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। इस चैनल पे पहले भी रिकमेंड कर चुका हूँ, बट मेरा लक्ष्य इस स्टॉक के लिए करीब 600 रुपये का कम से कम रहने वाला है, क्योंकि काफ़ी डिमांड बनी हुई है उनके प्रोडक्ट्स की। तो BSE के कंपेरिजन में ये स्टॉक आपको ज़्यादा रिटर्न देगा। मुश्किल है कविता मैम, तगड़ा लॉस हो रहा है, लेकिन आशीष सर कह रहे हैं लॉस में एग्जिट करने का मन बनाइए। उसमें रुक के उस लॉस की भरपाई करना शायद समय वेस्ट करना होगा, टाइम अपॉर्चुनिटी काफी मिस आउट होंगी इस बीच में। चाहे तो उस पैसे को लेकर स्विच करें जो रिकमेंडेशन स्क्रीन पे चल रही है। जालना से मयूरी गायकवाड़ जी स्क्रीन पे। मयूरी मैम, सॉरी आप सबके पास थोड़ा डिले के साथ आ रहा हूं। आपका पहला सवाल मैम। सर, मैंने टाटा मोटर्स के 400 शेयर्स लिए हैं, 3 पे खरीदे, तो अभी मुझे लॉन्ग टर्म रखना चाहिए क्या ये? 293 में खरीदे हैं। लिए क्यों थे? लॉन्ग टर्म के लिए लिए थे या उस टाइम पे टाटा मोटर्स पिट रहा तो रख लिया था कि ट्रेडिंग कर लूंगी? क्या मन था? सर, मेरे हस्बैंड है, तो उन्होंने बताया लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था। अभी मैं ये लॉन्ग टर्म के लिए रखूं क्या, अभी प्रॉफिट में बुक करूं? तो हस्बैंड की बात पे शक, हस्बैंड से फिर पूछा नहीं क्या? लॉन्ग टर्म के लिए रखा, पैसा बढ़िया बन गया, निकाल लूं या नहीं निकाल लूं? हस्बैंड ने क्या कहा? नहीं, उनकी तरह है कि अभी रखना चाहिए, लेकिन अभी मैं आपसे पूछ रही कि लॉन्ग टर्म चाहिए, रखना चाहिए क्या ये? अरे आशीष सर कहेंगे तो आप निकाल दोगे हस्बैंड के ना कहने के बावजूद? आशीष सर आपने फंसाना मत। अब आप बोलो लॉन्ग टर्म में रखूं नहीं रखूं, लफड़ा हो जाएगा नहीं तो घर पे। आप भी रखवा दो सर। फंडामेंटली हस्बैंड की ओपिनियन से एग्री करता हूँ और उसको बस second बच करता हूँ। उन्होंने गए। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है इस केस में। हाँ, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं। ऑटोमोबाइल एज अ सेक्टर काफी अच्छा नजर आता है अभी, और जो सेल्स के नंबर आ रहे हैं टाटा मोटर्स का, तो इनफैक्ट लोकल प्लेयर की बजाय टाटा मोटर्स को आपको ग्लोबल प्लेयर की तौर से देखना चाहिए। और इंडिया की एकमात्र कंपनी जो ग्लोबल जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, जबकि दूसरी कंपनियां शायद इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, क्योंकि प्रीमियम प्रोडक्ट्स की डिमांड काफ़ी बढ़ रही है डेवलप्ड मार्केट्स में। मेरी सलाह रहेगी आप स्टॉक में बने रहें। जरूर अभी 470 रुपये जाके स्टॉक थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, बट धीरे धीरे स्टॉक 500 रुपये के ऊपर जाने वाला है, तो मेरी सलाह बने रहने के लिए। बिल्कुल ठीक है। इस बार के होलसेल बिक्री के आंकड़े दिखा रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन से ज्यादा जल्दी रिकवरी के पथ पे आ चुकी है कंपनी। अच्छा कॉल था आपके हस्बैंड का, और सही कॉल उन्होंने अभी भी दिया था कि बने रहो, ये स्टॉक और भी ऊपर जाएगा। आशीष जी उससे इत्तेफाक रखते हैं। सूरत से नीपा जम्वेचा जी स्क्रीन पर। नीपा मैम, गुड आफ्टरनून। नीपा मैम, पहला सवाल आपका कौन सा मैम? मेरा पहला सवाल है तिरुमलाई केमिकल। वो मैंने 125 के दाम में लिए थे, तो अभी है प्रॉफिट में है, लेकिन उसका स्टॉप लॉस कितना लगाऊं और उसमें बने रह सकते हैं कि कहीं स्विच ओवर करना चाहिए? ठीक है। तिरुमलाई केमिकल्स आशीष शेयर अच्छा बढ़िया 50 रुपए प्लस का पर शेयर मुनाफा हो रहा है। इस मुनाफे को बांध लूं, कहीं स्टॉप लॉस लगा के चलूं, ज्यादा अच्छा विकल्प कि इस पैसे को यहां से बुक करूं और किसी दूसरी केमिकल स्टॉक में या किसी और कंपनी में लगाऊं? क्या रिकमेंड करोगे आप? देखिए, वैसे तिरुमलाई केमिकल अपने जो फील्ड में ऑपरेट करती है वहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। पहले के एनाइड्राइड जो एक प्रोडक्ट है उसका ग्लोबल लीडर है ये कंपनी। बट अभी अभी हमने देखा कि जो उनके 3-4 प्रोडक्ट जहाँ पे वो मार्केट लीडर्स है, वहाँ सभी तरफ थोड़ा सा प्राइसिंग के प्रेशर बने हुए हैं। तो लास्ट क्वार्टर नंबर्स अच्छे नहीं कर पाए थे तिरुमलाई केमिकल। तो मेरी सलाह रहेगी कि आप इस स्टॉक से निकल जाएं।
मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसके बजाय दूसरा स्टॉक वो रहेगा नियोजन केमिकल। सेम स्पेस में कंपनी है, आज ही कंपनी का एक बड़ा टाइप अनाउंसमेंट हुआ है जापानीज मित्सुबिशी ग्रुप कंपनी के साथ, जो इलेक्ट्रोलाइट्स बनाएंगे जो लिथियम आयरन बैटरी में उसका यूज होता है। तो नियोजन केमिकल मुझे लगता है कि इस स्टॉक में बिल्कुल पोटेंशियल है 2000 रुपये से ऊपर जाने का इस बार की रैली में। तो इस स्टॉक में आप थिरुमलाई बेच के स्वैप कर लें, यहाँ आपको ज्यादा मुनाफा मिलेगा और जल्दी मिलेगा। जल्दी मिलेगा, बढ़िया। तो 50-55 रुपए का जो मुनाफा हो रहा है मैम, उसे बुक करते हैं तो वहां पे बढ़िया नीट मुनाफा होगा। और अब लग रहा है कि इस स्टॉक के साथ जो टेलविंड्स है ज्यादा है, नियोजन शायद जल्द ही 2000 तक के स्तर तक जाता हुआ नजर आएगा। चाहे तो किसी भी डिप्स में यहां पे खरीदारी करने के मौके ढूंढिए। कविता मैम, अगला सवाल। सर मेरे पास जो है 50 पॉलीप्लेक्स है, जो मैंने 2500 और एवरेज करके मैं उसको 2100 करके लेके आई हूँ। 50 शेयर है और वो तो बहुत ज्यादा ही डाउन हो रहा है। लाइक उसका तो कुछ मतलब पॉलीप्लेक्स उस समय भी बीएसई जैसे बहुत चलता था और अच्छी कंपनी थी। सब टीवी पे भी देखा कि सब बोल देते कि इट्स अ गुड कंपनी। फिर उसके बाद तो पता नहीं क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम आई या जो भी था, तो ये तो जस्ट आधा हो गया है। भाई आशीष सर, आधा हो गया, वाकई आधा हो गया स्क्रीन पे। अब क्या करना है इसमें? आपने एक में तो लॉस बुक करा दिया, वैसे ही 350 रुपए घाटा लेके चल रही हूँ, अभी दूसरे में मत करा दें सर, नहीं तो बचेगा क्या मेरे पास? राइट, इसलिए पॉलीप्लेक्स को तो इनफैक्ट मैं होल्ड करने की सलाह दूंगा मैडम अभी। अब आपने कहा क्या प्रॉब्लम हुआ, तो 2-3 प्रॉब्लम हुई कंपनी में यदि देखें तो। सबसे पहले तो जो मुनाफा था उसमें बहुत स्टीप फॉल है। 300 करोड़ कंपनी क्वार्टर कमाती थी, इससे घट के अब 88 करोड़ का क्वार्टर हो गया। दूसरी बात यह है कि कंपनी अपना जो बिजनेस प्रमोटर बेचना चाह रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि वो पिछले फाइनेंशियल ईयर में कंक्लूड हो जाएगा ट्रांजैक्शन, पर चूंकि जैसी ग्लोबल परिस्थितियां बनी उसके कारण से वो अपना बिजनेस प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स को या बड़े प्लेयर्स को बेच नहीं पाए। तो जिन लोगों ने उस एंटिसिपेशन में स्टॉक को खरीदा था और जो 2500 तक लेकर गए थे, उन्होंने काफ़ी सारा इसमें स्टॉक बेचा है, तो जिसके कारण से अब ये स्टॉक थोड़ा रिटेल निवेशकों में स्प्रेड ओवर हो गए हैं। बट फिर भी फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, अच्छा डिविडेंड का उनका पेइंग का ट्रैक रिकॉर्ड है, और जो प्रमोटर्स का स्टेक सेल है वो मुझे लगता है कि जो 2500-3000 का रेट उम्मीद कर रहे थे नहीं होंगे, शायद 2000 पे हो, पर अल्टीमेटली उनको इस बिजनेस से एग्जिट करना है। बट मेरी अभी इस लेवल पे लॉस बुक करने की सलाह नहीं रहेगी, और इनफैक्ट मैं चाहूंगा कि यदि आपके पास थोड़ा कैपिटल और है तो इसको इस लेवल पे और ऐड कर लीजिए, क्योंकि अब जो डाउनसाइड है वो स्टॉक में काफी लिमिटेड है। ओके, मयूरी मैम, अगला सवाल टाटा मोटर्स के बाद। सर मैंने पीसीबीएल के 800 शेयर्स लिए हैं, 113 पे मैंने खरीदा है, तो अभी मुझे वो लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए क्या? काफी प्रॉफिट में बुक करूं? कौन सा स्टॉक बोला आपने मैम? पीसीबीएल। पीसीडीएल 800 शेयर्स। पीसीबीएल फिलिप्स कार्बन ब्लैक कह रहे हो क्या आप? पीसीबीएल 130 पे आपने लिया है? नहीं सर, 130। हाँ, वो 100 हॉटबोर्ड दिखाइए डायरेक्टर साहब, 130 पे लिया हुआ। ये ट्रेडिंग वाला मामला था? 113 पे लिया है सर। 113 पे लिया है, 113 पे, तो आपकी बाइंग के आसपास खड़ा है। ये ट्रेडिंग के लिए लिया था, थोड़ा लंबी अवधि के लिए लिया था मैम? सर अभी ये फंडामेंटली मुझे अच्छा लगा, तो अभी मैं कहाँ पे प्रॉफिट पे बुक करूँ? ये 113 पे फंडामेंटली अच्छा लगा है, अभी कहाँ प्रॉफिट बुक कर लें? अभी तो दलाली भी निकली नहीं है बाहर। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ फंडामेंटल मैंने अपनी स्टडीज करी आशीष सर, लेकिन क्या आप भी इत्तेफाक रखते हो पीसीबीएल 113-114 के लेवल्स पे एक अट्रैक्टिव बेट है? जी, 113-114 के लेवल पे मैडम अभी आपने खरीदा है तो थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। मुझे लगता है कंपनी के फंडामेंटल्स में कहीं कोई इशू नहीं है। कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका अच्छा ऑलरेडी डिमांड बना हुआ है। हमने लास्ट 2-3 क्वार्टर में भी अच्छे नतीजे भी आते हुए देखे कंपनी की तरफ से, और लो में इस 94-95 की लेवल से आप दोबारा से स्टॉक में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। और अभी भी स्टॉक अपने जो 52 वीक हाइट करीब 150 रुपये का मुझे ध्यान है शायद ये स्टॉक टच किया था, वहाँ से काफ़ी नीचे आ गया है। तो थोड़ा सा आप देखेंगे जैसे ही टायर्स की डिमांड बढ़ेगी, जहाँ पे जो ये रॉ मटेरियल बनाते हैं, तो उसके साथ साथ इसका भी स्कोप अच्छा बढ़ेगा। तो अभी टाइमिंग के लिए स्टॉक पे बने रहने की सलाह रहेगी। फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिया, फंडामेंटल्स पढ़कर है तो थोड़ा पेशेंस रखिए। फिर फंडामेंटली आशीष सर भी कह रहे हैं कोई दिक्कत है नहीं स्टॉक में, होल्ड करिए। नीपा मैम, अगला सवाल कौन सा थिरुमलाई के बाद?
अगला सवाल मेरा टाटा पावर का मेरे पास शेयर है 120 के प्राइस में। मैंने जितना इन्वेस्टमेंट किया था इतना मैंने रकम निकाल लिया है। अभी ये मेरे प्रॉफिट के शेयर है और अभी टाटा पावर जहां आगे मूव नहीं कर रहा है तो उसमें मुझे बने रहना चाहिए कि निकल जाना चाहिए? ऐसे मैं 2-3 साल तक वेट कर सकती हूँ। आपने इन्वेस्टमेंट्स को अनलॉक कर लिया और अब मुनाफे के शेयर्स जो है वो ट्रेड हो रहे हैं आशीष सर, और उसमें भी बढ़िया मुनाफा हो रहा है। क्या करा जाए? टाटा पावर को रखे रहे? अच्छा, टाटा पावर पे वैसे मयूरी मैम का भी सवाल था। उनकी 131 की खरीद है, इनकी 120 की खरीद है, दोनों बढ़िया प्रॉफिट्स में है। आशीष सर, टाटा पावर पे जनरल फंडामेंटल व्यू क्या है? ये बहुत रेयर है टाटा पावर में जहाँ लोगों ने अभी पैसा बनाया है। ज्यादातर हमने क्वेश्चन जिसमें हमेशा उन्हीं निवेशकों के अटेंड किए हैं जहाँ लोगों ने ज्यादा रेट पे खरीदा हुआ है और स्टक अप हो गए। तो बहुत अच्छी बात है मैम, आप दोनों ने इसमें स्टॉक में पैसा बनाया है। और ये थोड़ा सा स्टॉक स्लो एंड स्टडी, यदि आपने देखा हो तो बहुत धीरे धीरे स्टॉक चलता है। और क्योंकि अभी अब थोड़ा सा पावर सेक्टर का रुझान फिर से आ रहा है, पावर की डिमांड चूंकि बढ़ने वाली है, तो इसके कारण से स्टॉक में थोड़ा सा अट्रैक्शन दोबारा देखने को मिल रहा है। पर फिर भी मुझे लगता है कि ये टाटा पावर आपको तभी निवेश करना चाहिए जब आपका एटलीस्ट 2-3 साल का होराइजन हो, क्योंकि जो नई सोलर की कैपेसिटीज उनकी जो ऐड कर रहे हैं उसको आने में थोड़ा समय लगेगा। तो यदि आप चाहें तो मैं आपको दूसरा स्टॉक सजेस्ट कर सकता हूँ, वो रहेगा टोरेंट पावर, जो आपको टाटा पावर की बजाय ज़्यादा बेहतरीन रिटर्न देगा। क्योंकि कंपनी के जो परफॉर्मेंस में हमने जो सबसे अच्छी ग्रोथ देखी है यदि इस पूरे सेक्टर में, तो टोरेंट पावर की पिछले 2-3 क्वार्टर से देखी है। तो इसके कारण से ज़्यादा जो निवेशक हैं वो टाटा पावर या अडानी पावर की बजाय टोरेंट पावर में अपना बैट ले रहे हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर में। क्योंकि आज भी स्टॉक में एक अच्छा खासा अपसाइड है। तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप टाटा पावर का जो पोजीशन है वो टोरेंट पावर में शिफ्ट करें। दोनों के लिए व्यू है ना, ये मयूरी जी के लिए, नीपा मैम, दोनों के लिए? ठीक बात। ये है थोड़ा सा पार्शल पैसा टोरेंट पावर, जहां पे ज्यादा दमखम नजर आता है, शिफ्ट करिए टाटा पावर की बजाय। चलिए, इस नोट पर कविता जी, मयूरी जी, नीपा मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आशीष सर, बढ़िया तरीके से सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मैं मॉनसून के अल्नीनो वाले इम्पैक्ट से बाहर आ गया था, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ने मोटा मोटी हाईलाइट कर दिया था कि नॉर्मल मॉनसून होगा, 96% LPA, उसका कुछ ब्रेकअप अब सामने आ रहा है। दरअसल ईस्ट सेंट्रल इंडिया, ईस्ट इंडिया और नॉर्थ ईस्ट, ये जो ऊपर का पूरा रीजन है, ये तो नॉर्मल रेनफॉल रिसीव करेगा। ये बारिश नॉर्मल सेंट्रल इंडिया तक रहेगी, उसके नीचे थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन हो सकता है, और वो भी क्योंकि 4 महीने का ये पीरियड है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो सेकेंड हाफ में, अगस्त सितंबर में अल नीनो का इंपैक्ट होगा। वहां पे पेश है थमती हुई, रुकती हुई, कमजोर पड़ती हुई नजर आएगी। ये अब तक वो अपडेट्स आ रहे हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से। मैंने कहा आपको वो बाकी डिटेल शेयर कर दूं। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार जब लौटूंगा तो मार्केट्स का एक क्विक रैप अप। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रॉडर मार्केट दिखाता हूं। निफ्टी तो ठीक है, 1/3% उछाल के साथ 60 पॉइंट मजबूत है, 17,700 के बेहद करीब कामकाज कर रहा है। मिड कैप्स 1/4% उछाल के साथ। ब्रेथ पॉजिटिव आपको नजर आएगी। हाँ, जरूर शुरुआती ब्रेथ थोड़ी सी नैरो डाउन हुई है, लेकिन कोई कंप्लेंट नहीं है। 5:3 का रेशियो है, अभी भी एडवांसेस के फेवर में। ऐसे में मिड कैप यूनिवर्स में चल क्या रहा है, उस पर डिटेल्ड कवरेज ब्रेक के उस पार मिड कैप मंथ में देखिए। नमस्कार।